नमस्कार दोस्तों। एबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं डॉक्टर राकेश भाटिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पुनः राजस्थान का इतिहास पढ़ने के लिए उपस्थित हैं। हमने पिछली कक्षा में प्राग राजस्थान के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ा था, जिसमें हमने इतिहास के विभाजन, पाषाण काल के बारे में, पाषाण काल में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और राजस्थान में इसके प्रमुख स्थलों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। आज उसी क्रम में हम सभ्यताओं पे आएंगे, जिसमें हमारी सबसे पहली सभ्यता होगी कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि अधिकतर एग्जाम्स में इसके बारे में काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में अवस्थित है। ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि आजादी के बाद यहाँ पे भारत में जो उत्खनन हुआ, उसमें पहला क्षेत्र तो था रोपड़ पंजाब में, और दूसरा प्रमुख स्थल यही था कालीबंगा। आज इसके बारे में अपन थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें देखिए, मैं पहले आपको इसका थोड़ा सा परिचय दे देता हूं। जैसे कि कालीबंगा है, ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, जो जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। ठीक है। कालीबंगा की खोज सबसे पहले अमलानंद घोष ने 1951-52 में की थी। इसका उत्खनन कार्य 1961 से लेके 1969 तक बीके थापर, बीबी लाल, एमडी खरे, श्रीवास्तव जी, इनके इत्यादि इतिहासकारों द्वारा किया गया था। प्रारंभ में इसकी जब खोज की गई, तो इसके 5 स्तर मिले थे अपने को। खुदाई में 5 स्तर मिले, जिसमें कुछ प्राक हड़प्पा के थे, कुछ हड़प्पा के थे और कुछ हड़प्पा उत्तरोत्तर थे। जैसे 5 स्तर की बात करें तो जैसे स्टार्टिंग के पहला और दूसरा स्तर प्राक हड़प्पा का है, तीसरा चौथा पांचवा हिस्सा हड़प्पा कालीन है, और उसके बाद के भी परिस्थितियां इसमें देखने को मिलती हैं। जहाँ जो भी अपने को यहाँ पे इसमें अवशेष मिलते हैं, उसमें इसको देखने के लिए अपने को मिलती हैं। अब बात करते हैं अपन कि कालीबंगा का नाम कालीबंगा क्यों पड़ा। कालीबंगा का एक शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया। ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा एक बार इसके साथ साथ थोड़ा सा आपको लिखवा देता हूं, तो थोड़ा सा आपको याद भी रह जाए। उसके बाद अपन दोबारा थोड़ा सा विस्तार से चर्चा कर लेंगे। जैसे सबसे पहले कालीबंगा। अच्छा, सभ्यता से अगर क्वेश्चन, मोटे मोटे क्वेश्चन क्या आते हैं एग्जाम्स के अंदर, जैसे इसकी खोज किसने की, इसके उत्खनन कार्य किसने किए, ये किस नदी के किनारे अवस्थित है, इत्यादि। ठीक है। या फिर इसका पतन कैसे हुआ, या इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। विशेषताएं वो है जो किसी न किसी पर्टिकुलर कारण से किसी दूसरी सभ्यता से आपको अलग करती हैं, उससे सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो देखिए, थोड़ा सा एक बार शॉर्ट्स नोट्स बना देते हैं, उसके बाद अपन दोबारा और विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले अपन बात करें तो कालीबंगा। कालीबंगा कालीबंगा कहाँ स्थित है? हनुमान राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ जिले में पहली बात तो ये हो गई, कहाँ है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। दूसरी बात, एक एग्जाम्स में एक बार पूछा गया है कि यह हनुमानगढ़ से किस दिशा में अवस्थित है, हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में अवस्थित है। तो इसकी बात अपन चर्चा बता दें थोड़ा सा इसे, या यही मैं मेंशन कर देता हूं आपको कि ये चेन्नई लाइन में कर देता हूं, थोड़ा सा नीचे कर देता हूं। नीचे मेंशन कर देता हूं कि ये जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये एक बार किसी एग्जाम में पूछा गया था कि जिला मुख्यालय से
कौन सी दिशा में अवस्थित है। ठीक है, अब सबसे पहले खोज की बात करते हैं। अच्छा, एक मैं बता दूं आपको इसकी खोज किसने की थी। ये मैंने आप बता दिया, दोबारा बताता हूं आपको। 1951-52 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। अच्छा, अभी तक क्या बातें, अमलान ने इसकी खोज की थी। अच्छा, खोज और उत्खनन में दोनों में फर्क होता है। खोज तो क्या है, जब से सबसे पहले कोई स्थल के बारे में बताता है वो तो खोज हो जाता है, और उत्खनन क्या है कि किसी उस स्थल की खुदाई करना, वो होता है उत्खनन। जैसे उत्खनन दो टाइप से होता है, एक क्षैतिज होता है, एक लंबवत होता है। जैसे बताऊं, मैं आपको बताना चाहूं, जैसे कोई दो टीले, ये जैसे टीला मिला है, ये टीला मान लेते हैं अपन। अगर इसकी ऐसे ऐसे खुदाई करेंगे अपन, तो ये तो हो जाएगा क्षैतिज। और अगर अपन इसकी सीधी ऊपर से खुदाई करेंगे, जैसे है ना, तो ये हो जाएगा लंबवत। ठीक है, तो अंतर बता दिया मैंने। खोज करने वाला कौन है? जो सबसे पहले बताता है वो खोज करने वाला है, और जो उन जो टीला मिला है या स्थल मिला है उसकी खोज, जिसकी खुदाई करेगा वो उसका होता है उत्खनन करता। अच्छा, तो 1951-52 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। अच्छा, कालीबंगा का एक दो एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ना? तो अपने को पता होना चाहिए क्या होता है काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। काले रंग की चूड़ियां। अब बात करें अपन कि इसके उत्खननकर्ता कौन थे, है ना? तो उत्खननकर्ता की बात करते हैं तो अपन सबसे पहले इसके उत्खनन का कार्य 1961 से 1969 तक चला। 1961 से 1969 तक चला, जिसमें मुख्यतः बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे, श्रीवास्तव व अन्य भी एक दो और भी थे, उनके निर्देशन में इसका उत्खनन कार्य हुआ। ठीक है, तो इस यहाँ तक अपन ने क्या क्या देखा कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, जैसे काले रंग की चूड़िया हो गई। इस स्थल की खोज सबसे पहले किसने की? 1951-52 में अमरनाथ घोष ने की। ठीक है, ये कौन से जिले में अवस्थित है? तो ये हनुमानगढ़ जिले में अवस्थित है। ठीक है, ये किस नदी के किनारे है? एक ये भी अपने को सबसे पहले पता होना चाहिए। तो ये घग्गर नदी के किनारे। अच्छा, यहाँ लिख देता हूं मैं, घग्गर नदी के बाएं किनारे पे अवस्थित है। बाएं किनारे पर अवस्थित। मेरे को पता होना चाहिए भाई कौन से किनारे पे है। क्या पता एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, बायां दायां आ जाए आपके, पूछ ले कि कौन सा पे है, तो थोड़ा सा याद रह जाए। बाएं किनारे पे अवस्थित है। ठीक है, अच्छा, और एक और क्या बात मेंशन कर देता हूं कि ये स्वतंत्रता के बाद भारत में खोजा गया दूसरा बड़ा स्थल है, और राजस्थान का पहला स्थल है। ठीक है, तो और पहला भारत का पहला स्थल वो है रोपड़, पंजाब में। ठीक है, तो ये भी एक बार यहाँ थोड़ा सा मेंशन कर देता हूं मैं कि आजादी के बाद, आजादी के बाद खोजा गया दूसरा स्थल।
कौन सा है? कालीबंगा। और पहला रोपड़ पंजाब में। रोपड़ पंजाब, ये पहला है। ये पहला रोपड़ पंजाब में। अब देखो, अच्छा एक और, इसमें ये जो कालीबंगा है, यहाँ पे प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और हड़प्पा के बाद की तीनों स्थितियां मिलती हैं। तो और सीधी सी बात यह है कि ये अगर तीनों स्थितियां मिलती हैं तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से पहले से भी विद्यमान थी और उसके बाद तक भी विद्यमान रही है। तो इसका कालक्रम भी अपन बताना चाहें तो लगभग उसके आसपास ही बताएंगे, जहां जहां से जैसे 2300 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक है, ये इसका कालक्रम भी रह जाएगा, है ना। ये भी एक बार कर देता हूं मैं। कालीबंगा में प्राक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन, कालीन व हड़प्पा उत्तर की स्थिति, हड़प्पा उत्तर की स्थिति, यानी कि बाद की स्थिति, हड़प्पा उत्तर की स्थिति के अवशेष मिलते हैं, स्थिति के अवशेष मिलते हैं। अवशेष, अच्छा समय बताएं तो इसका 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, तो उसके बाद की स्थिति भी हो सकती है, पर यह मोटा मोटा इतिहासकारों ने इसका ही समय माना है। ठीक है, ये इसका समय। अच्छा, अब सभ्यता के अंदर क्या होता है कि जैसे वर्तमान में सारे चीजें बसी, इस समय जो अपन दुनिया देख रहे हैं वैसी दुनिया उस समय थी। उस समय क्या क्या मिला है, क्या 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 चीजें थी उस समय की, आवास कैसे थे, वहाँ की व्यवस्थाएं कैसी थी, राजतंत्र था या लोकतंत्र था, या वहाँ पे व्यापार के क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं, है ना, या फिर वहाँ पे जल प्रणाली कैसी थी, खाना बनाने के क्या क्या उपकरण होते थे, या किस तरह से खाना बनाया जाता था, या परिवारों की व्यवस्था कैसी थी, या समाज में या राजनीतिक या आर्थिक स्थिति कैसी थी, उसके बारे में अपने को यहाँ से पता चलता है। ठीक है, जो भी अवशेष मिलते हैं उससे हमें इनके बारे में पता चलता है। तो इसकी चर्चा करें तो सबसे पहले इसके देखते हैं, अपन बात करते हैं कि वहाँ के मकान कैसे थे। ठीक है, तो मकान वहां के कच्ची ईंटों से बने हुए थे। किससे बने हुए थे? कच्ची ईंटों से बने हुए थे। ठीक है, एक जैसे कि अवशेष मिले हैं तो जैसे एक साथ एक चार पांच मकान हैं बने हुए हैं, बीच में बरामदा है, बाहर घर के बाहर बाहर बरामदा है, ऐसे कुछ। ठीक है, कच्ची ईंटों से बने हुए हैं, घरों के बाहर दीवारें हैं, सुरक्षा प्राचीर बनी हुई है। ठीक है, ऐसे। अच्छा, जैसे आप एक बात बताऊं मैं आपको, यहाँ पे जैसे हड़प्पा है वो हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, उसमें टीले मिले हैं, वैसे ही यहाँ पे भी दो टीले मिले हैं। हड़प सॉरी, कालीबंगा से दो टीले मिले। ऐसे ही टीले हड़प्पा में मोहनजोदड़ो में मिले हैं, तो वैसे ही यहाँ पे भी दो टीले मिले हैं। अच्छा, इन टीलों में जैसे एक पूर्वी दिशा में है, एक पश्चिमी दिशा में है, दो टीले हैं। जो पूर्वी दिशा में टीला है उसको नगर कहा जाता था, जिसमें आम जनता रहती थी। ठीक है, और जो पश्चिमी है उसको दुर्ग कहा जाता था। दुर्ग, वहां पे राजा या शासक रहता था। ठीक है, ये जो दोनों टीले मिले हैं, टीलों की खुदाई की तो एक में एक तरफ तो दुर्ग मिला पश्चिमी दिशा में, जिसमें राजा या शासक या उस समय का जो भी प्रतिनिधि था वो रहता था, और दूसरे में आम जनता रहती थी। ठीक है, नगर भी, जिसको नगर कहा जाता था। इन दोनों के बाहर क्या थी? प्राचीर थी।
दोनों के बाहर प्राचीर थी। ठीक है, ये प्राचीर थी। प्राचीर यानी सुरक्षात्मक चक्कर था, प्राचीर थी या दीवार लिख देता हूं ना, ये थी। अच्छा, इसके बाद ये दोनों के पास साथ साथ होती, इनके बाहर दुर्ग और नगर दोनों के बाहर भी एक प्राचीर मिली है, तो इसको अपन दोहरी प्राचीर कह सकते हैं, दोहरी प्राचीर कह सकते हैं। ठीक है, तो अपन बता देंगे कि दोहरी प्राचीर के अवशेष मिले हैं, जिसमें दुर्ग और नगर के बाहर भी एक सुरक्षा प्राचीर थी, और उन दोनों को बाहर भी संयुक्त रूप से भी एक सुरक्षा प्राचीर थी। ठीक है। अच्छा, इसके उत्खनन में जब उत्खनन कार्य किया गया बीबी लाल द्वारा, एमडी खरे द्वारा, बीके थापर द्वारा, तो उनके द्वारा जब इसका उत्खनन किया गया तो इसके 5 स्तर प्राप्त हुए। जैसे ऐसे स्तर प्राप्त हो गए, ये टीला मान लेते हैं, टीले के ऐसे ये 5 स्तर प्राप्त हुए हैं। जैसे खुदाई हुई, जैसे टीला था, इसकी खुदाई की तो ये 5 स्तर प्राप्त हुए। ठीक है, तो अब मैंने पहले आपको बताया था, इससे प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और हड़प्पा के बाद की स्थिति के अवशेष मिलते हैं। तो स्टार्टिंग के जो 2 स्तर हैं, प्रारंभ के जो 2 स्तर मिले हैं खुदाई में या उत्खनन के द्वारा, तो उनको तो अपन कह सकते हैं प्राक हड़प्पा के अवशेष। इन दोनों में तो मिले हैं प्राक हड़प्पा के अवशेष, और बाकी ये 3 की स्थिति है, 3 4 5 को लेके इसमें मिल जाते हैं हड़प्पा के समकालीन, हड़प्पा के समकालीन अवशेष। यहां तक क्या बात होगी कि 2 दुर्ग, 2 टीले मिले, जिनमें एक पश्चिमी दिशा में दुर्ग था जहां पे राजा रहता था, और पूर्वी दिशा में आम जनता रहती थी, और इनके बाहर सुरक्षा प्राचीर बनी हुई थी। ठीक है, 5 स्तर पे इनकी खुदाई हुई है, जिनमें स्टार्टिंग के जो पहला दूसरा है उसमें प्राक हड़प्पा के अवशेष मिल जाते हैं, और उसके बाद तीसरी चौथी पांचवी स्थिति में हड़प्पा के समकालीन अवशेष मिल जाते हैं। ठीक है, ये इसकी होगी मोटी मोटी बात। अब आते हैं कि यहाँ पे विशेष रूप से क्या मिला है, जिससे सीधा का सीधा एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जो यहाँ से जो कुछ विशेष चीजें मिलेंगी वो दूसरी सभ्यता के दूसरे स्थलों से इसको अलग करेंगी। ठीक है, ये इन दोनों में डिफरेंस होगा जो इसको यहाँ पे कुछ अच्छा बता सकता है इनके बारे में। तो अपन इसके बारे में बताते हैं कि क्या क्या मिला है यहाँ पे। जैसे बात करते हैं अपन, तो एक तो यहाँ पे जुते हुए खेत मिले, जुते हुए खेत। ठीक है, एक तो साक्ष्य मिलता है सबसे पहले कि यहाँ पे जुते हुए खेत मिले। अच्छा, खेती ग्रिड प्रणाली पे की जाती थी, ग्रिड प्रणाली पे, जैसे ग्रिड प्रणाली है, ऐसे ऐसे खेती की जाती थी, इसको ग्रिड प्रणाली में से। ग्रिड प्रणाली का फायदा क्या हो सकता है कि 2 फसलें एक साथ बोई जा सकती हैं आसानी से। ठीक है, तो जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले। ठीक है, अच्छा, इसमें एक साथ 2 फसलें बोई जा सकती हैं, ग्रिड प्रणाली में एक साथ 2 फसलें बोई जाती हैं। तो जो अवशेष मिले उसमें सरसों व चना को एक साथ बोया गया था, ऐसे साक्ष्य मिले। ठीक है, इसके अलावा यहां से कुछ अन्य फसलों के भी साक्ष्य मिले हैं, जैसे गेहूं, जौ, कपास, चना, सरसों इत्यादि। ठीक है, एक बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि निम्न में से कौन सा खाद्यान्न यहाँ पे नहीं मिला है खाली बंगा में। तो अपने को पहले ये पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन सी यहाँ पे फसलें मिली, तो ये भी मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे कौन कौन सी फसलों के अवशेष मिले हैं, तो ये अलग से बता देता हूँ मैं आपको ना। गेहूं, जौ, सरसों, चना, कपास। अच्छा,
कपास मिला है, तो इसी से कपास को की वजह से इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। सिंडन कहा जाता था कपास को, तो उसी के पे हम अंदाजा लगाते हैं कि इसको यहाँ पे सिंडन कहा जाता था। सिंडन को ही कपास कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो फसलों के अवशेष मिले हैं, उससे एक वैदिक साहित्य में एक बहुधानिक प्रदेश का वैदिक साहित्य में वैदिक साहित्य में बहुत धान्यदायक एक शब्द मिला है। बहुत धान्यदायक एक शब्द मिला है, जिसका जिसको कालीबंगा माना गया है। इसको कालीबंगा माना गया है। ये तो हो गई फसल की बात कि यहाँ पे क्या क्या मिला, ठीक है, कौन कौन सी फसलें मिली, ठीक है, वहां पे क्या मिला है, जुते हुए खेत मिले हैं, ठीक है। ये बात हो गई कि फसलें कैसे बोई जाती थी, ग्रिड प्रणाली पे बोई बोई जाती थी। ये तो हो गए कृषि की बात। उसके बाद करते हैं अपन इसमें यहाँ पे आवास कैसे थे, ठीक है। आवास कैसे थे, आवास की चर्चा करें तो, है ना। आवास आवास यहाँ पे कच्ची मिट्टी के बने होते थे, ठीक है। कच्ची मिट्टी की ईंटें बने होती थी और उसी से आवास बनाए जाते थे, ठीक है। तो पहली बात तो यह है कि यहाँ पे मकान बनाने के लिए किस प्रकार की ईंटें प्रयुक्त की जाती थी, तो कच्ची ईंटें प्रयुक्त की जाती थी, ठीक है। दूसरी बात कि उसकी जो छतें होती थी वो भी मिट्टी की होती थी, मकान की छतें भी है वो भी मिट्टी की होती थी, और छत के नीचे ऊपर मिट्टी डाल के नीचे बलियां लगा दी जाती थी, ठीक है, तो रुके रह सके, ठीक है। दूसरा कि खुदाई के अंदर 4-5 मकान मिले हैं एक साथ, ठीक है। मकानों में चूल्हे मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, ठीक है। चूल्हों में ऐसी खासियत मिली है कि उनके धुआं निकालने के लिए अलग से कुछ छेद निकला हुआ था उसके अंदर, तो वो अलग से दिखाई देता है, ठीक है। तो मकान बनाने के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग, मकान के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग, ईंटों का प्रयोग। यहाँ पे कच्ची ईंटों पे इसलिए फोकस किया गया है क्योंकि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, उनमें पक्की ईंटें मिली हैं, यहाँ पे कच्ची ईंटें मिली हैं। इन कच्ची ईंटों को सूरज की धूप में पकाया जाता था, है ना, धूप में सुखाया जाता था, उससे थोड़ी पक्की हो जाती थी, ठीक है। कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसको दीनहीन बस्ती भी कहते हैं, दीनहीन बस्ती, दीनहीन बस्ती भी कहते हैं। आरपीसी आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड द्वारा कई एग्जाम्स में बार बार पूछा गया है कि दीनहीन बस्ती कौन सी है। उसमें ऑप्शंस दे देते हैं अलग अलग, जैसे कालीबंगा हो गया, आहड़ है या गणेश्वर है, ऐसे अलग अलग दे देते हैं। तो अपने को ध्यान रखना चाहिए कि दीनहीन बस्ती किसको कहा गया है, कालीबंगा को कहा गया है। क्यों कहा गया है कि वहां पे कच्ची ईंटें थी और इन कच्ची ईंटों को धूप में पकाया जाता था, धूप में पकाया जाता था। ये भी अपने को थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए, धूप में पकाया जाता था, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, मकान एक साथ 4-5 मकान मिले हैं, उनमें बरामदे भी हैं, घरों के बाहर भी चबूतरे हैं, ठीक है, जहां पे लोग शाम को सुबह शाम बैठ सके, बातें कर सके, जो भी उनके मनोरंजन का साधन हो वैसे। ये हो गया, ठीक है। उसकी छतें मैंने आपको बता दी कि मिट्टी की बनी होती थी, जो बलि के सहारे खड़ी रहती थी। अच्छा, और इनके दरवाजे, दरवाजे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में मुख्यतः यह देखा गया था कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। वैसी व्यवस्था यहाँ पे थी कि क्योंकि कालीबंगा भी हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, ठीक है। तो यहाँ के जो घरों के दरवाजे थे वो मुख्य सड़क पे, जैसे ये मुख्य सड़क है, इस पर न खुल के जो गलियां होती थी, ऐसे गलियां, तो इस पे न खुल के, जैसे मकान है इधर न खुल के इसका इधर खुलता था, ऐसे गलियों में खुलता था। तो दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुल के गलियों में खुलते थे या पीछे की तरफ खुलते थे, ठीक है। अच्छा,
इन घरों में कुएं के अवशेष भी मिले, कुआ या नलकूप, ठीक है, इसके अवशेष भी मिल जाते हैं। भाई पानी पीने के लिए चाहिएगा तो इन्होंने कुएं बना रखे थे, कुएं थे गोल, ठीक है, गोल कूप बना सकते हैं अपन, गोल कूप बता सकते हैं। कुएं के नलकूप की व्यवस्था थी, ठीक है। अच्छा, बात करें सड़कों की, अब घर भी हो गए, बस्तियां हो गई, तो सड़कें कैसी थी वहां की, थोड़ा सा इसका भी अपने को ध्यान रहना चाहिए। तो कालीबंगा एक ऐसा स्थल है जहां सबसे पहले सड़कों को पक्के करने के साक्ष्य मिलते हैं, बाकी दूसरे हड़प्पा में कहीं नहीं मिलते। यहाँ पे ही पहला प्रयास किया गया है कि सड़कों को पक्का बनाया जाए, ठीक है। तो ये यह मेंशन कर देता हूं, याद रखने लायक बात है कि सबसे पहले सड़कों को पक्का करने का प्रयास कालीबंगा में हुआ। ये थोड़ा सा गहरी बात है, कालीबंगा में हुआ। इस सड़कें पक्के करने का सबसे पहला साक्ष्य कहां मिलता है, तो कालीबंगा में मिलता है, ठीक है। तो इसमें अपने क्या बता दिया कि कच्ची ईंटों से बने हुए मकान थे, तो इस कारण इनको दिनहीन बस्ती कहा जाता है, ठीक है। दूसरे दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुलने के बजाय पीछे की तरफ खुलते थे। घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, और एक घर जैसे एक घर में 2 से 3 या 4 चूल्हे मिले हैं, तो इससे अपन संयुक्त परिवार की व्यवस्था के बारे में भी कह सकते हैं कि यहाँ पे संयुक्त परिवार रहता था, ऐसे साक्ष्य मिले। अच्छा, दूसरा क्या है कि यहाँ पे कोई एक, अच्छा, सार्वजनिक स्वच्छता के लिए कोई कार्य नहीं था, सार्वजनिक स्वच्छता हेतु कोई कार्य नहीं किया गया था, कार्य नहीं। लेकिन स्वच्छता, सार्वजनिक स्वच्छता हेतु कोई कार्य नहीं किया गया था कि कोई मिलकर कोई सरकार द्वारा या प्रतिनिधि द्वारा कोई अच्छा काम किया गया हो जिससे कोई साफ सफाई हो रही है पूरी तरह। लेकिन इस कालीबंगा की एक सबसे बेहतरीन एक विशेषता यह रही है कि यहाँ पे बांस की बनी हुई नालियां मिली हैं, जो कि हड़प्पा में और कहीं दूसरी जगह नहीं मिली हैं, ठीक है। ये भी याद रखने लायक बात है, एक कई बार पूछा गया है कि बांस की नालियों के अवशेष कहाँ मिलते हैं, ठीक है। तो मैं यहीं इसको कर लिख देता हूं, बांस की नालियां मिली हैं, बांस की नालियां केवल कालीबंगा में मिली हैं। ये इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है, बांस की नालियां, ठीक। इसमें क्या क्या ध्यान रखेंगे अपन, कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था, इसलिए इसको दीनहीन बस्ती कहा जाता है, ठीक है। कुओं के अवशेष मिले हैं, घरों के दरवाजे पीछे मुख्य सड़क पर न खुलने के बजाय पीछे खुलते थे, और घरों में बांस की नालियां मिली हैं, ठीक है। अच्छा, एक और स्वच्छता का ध्यान रखते थे, ये बहुत स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। इसके बाद एक जैसे किचन का जो पानी आता था बाहर, किचन से जो बाहर पानी आता था, तो गंदा पानी जो भी आता था उसको निकालने के लिए इन्होंने ऐसे अ, ये मर्दबान या मिट्टी के बर्तन रखा कैसे, जिससे पानी जैसे रिस रिस के जैसे इसमें आएगा, फिर नीचे 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 से चला जाएगा, और नीचे फिर जमीन में चला जाएगा, ठीक है, जिससे गंदगी नहीं फैले। तो किचन से निकलने वाला गंदा पानी था, वो ऐसे मर्द भांडों में से निकाला जाता था, जो धीरे धीरे जाते जाते नीचे लास्ट में जमीन सोख लेती थी, ठीक है। ये भी एक यहाँ की क्वालिटी रही है। अच्छा, ये तो हो गई इसके आवास की बातें। अब अपन आते हैं कि यहाँ पे व्यापार वाणिज्य कैसा था, इसकी भी चर्चा करें। तो सबसे पहले यहाँ पे मेसोपोटामिया की मोहरें मिली हैं, ठीक है, 3 मोहरें मिली हैं, बेलनाकार मोहरें मिली हैं। तो व्यापार की बात करते हैं, व्यापार वाणिज्य कैसा था। सबसे पहली बात तो यह है कि जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं वो नदियों के किनारे स्थित हुई हैं, वहीं पे पैदा हुई, जब पनपी हैं, जैसे वहां पे उनको अच्छा फसलें उत्पादन हो सकती थी, उनका व्यापार वाणिज्य अच्छा हो जाता था, ठीक है, पशुपालन कर सकते थे अच्छे से, लोगों को रोजगार मिल जाता था। ऐसे इसी तरह कालीबंगा भी घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो
यहाँ से व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। तो जैसे मेसोपोटामिया की मोहरें मिली हैं, बेलनाकार मोहरें, 3 मोहरें मिली हैं। मेसोपोटामिया की मोहरें की 3 बेलनाकार मोहरें, आकार मोहरें मिली हैं। ठीक है। वैसे यहाँ पर तो ज्यादातर मोहरें वो तो मिट्टी की बनी होती थी। ठीक है। तो पर यहाँ पे मिली हैं 3 बेलनाकार मोहरें मिली हैं, तो जिससे अपन ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका मेसोपोटामिया के साथ हड़प्पा का, जो हड़प्पा के क्षेत्रों का व्यापार वाणिज्य चलता था। तो कालीबंगा भी उसी में शामिल है, तो कालीबंगा का भी मेसोपोटामिया से व्यापार हो रहा होगा। ठीक है। ये एक अच्छी बात है कि एग्जाम्स में पूछ सकते हैं कि मेसोपोटामिया की मोहरें का राजस्थान में या फिर कौन सी सभ्यता से मिली है, तो अपन बता देंगे कि कालीबंगा से मिली है। ठीक है। और कालीबंगा से अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। अब अग्नि वेदिकाएं क्या होती हैं? जो यज्ञ किए जाते हैं वो अग्नि वेदिकाएं हो जाती हैं। इनकी संख्या है 7। 7 साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। अग्नि वेदिकाओं के 7 साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा के अलावा लोथल में भी मिलते हैं अग्नि वेदिकाएं, तो यहाँ मिले हैं 7 साक्ष्य मिले हैं। उसके अलावा यहाँ पे अलंकृत ईंटें मिली हैं। अलंकृत ईंटें ये हाल ही में आरपीएससी द्वारा कॉलेज लेक्चरर की जो एग्जाम करवाई गई है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसके इतिहास विषय वाले में एक क्वेश्चन आया है, अलंकृत ईंटें कहाँ मिली हैं। ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना कि अलंकृत ईंटें, कालीबंगा में अलंकृत ईंटें मिली हैं। अच्छा, ये ईंटों का क्या प्रयोग था? एक तो जैसे दीवारें बनाई जाती थी, ये था ही था। शायद इन अलंकृत ईंटों का प्रश्न रूप से घर का फर्श होता था ना, फर्श के बीच में लगाई जाती थी सजाने के लिए, फर्श में प्रयोग की जाती थी अलंकृत ईंटें। ठीक है। अलंकृत ईंटें मिल गई। अच्छा, ये मिल गया। अलंकृत ईंटें मिल गई। इसके अलावा यहाँ से एक बच्चे की खोपड़ी मिली है। बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद कर रखे हैं इन्होंने। 6 छेद हैं। अब ये छेद हैं, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय के लोगों को सर्जरी का भी ज्ञान था। ठीक है। तो कई इनडायरेक्ट ये क्वेश्चन आ जाए कि सर्जरी के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, तो अपन बता देंगे कालीबंगा में मिलते हैं। तो एक बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद किए जा सकते, 6 छेद किए हुए हैं, इससे अपन बता सकते हैं और सर्जरी के साक्ष्य क्यों मिले हैं। सर्जरी के साक्ष्य की बात। तो अभी तक क्या क्या बता दिया? जैसे मेसोपोटामिया की मोहरें मिल गई। ठीक है। मांस की नालियां मिल गई हैं, अलंकृत ईंटें मिल गई हैं, बच्चे की खोपड़ी मिल गई है। ठीक है। और इसके अलावा हाँ, एक जूते हुए खेत मिले, ये भी अच्छा साक्ष्य था। इसके अलावा एक तांबे का बैल मिला है। ठीक है। तांबे का बैल। और एक मिट्टी का बैल मिला है। उसकी एक खासियत है, मिट्टी का एक बैल मिला है, उसकी एक स्पेशल ये खासियत है कि उसका जो बैल है, उसके धड़ को और उसके गर्दन को अलग अलग किया जा सकता था, और जब जरूरत पड़ती तो उसको वापस जोड़ सकते थे। ठीक है। ये उसकी एक खासियत है मिट्टी के बैल की। ठीक है। अच्छा, एक सबसे महत्वपूर्ण यहाँ की एक विशेषता है कि सबसे प्राचीन भूकंप के साक्ष्य यहीं मिले हैं। सबसे प्राचीन भूकंप के साक्ष्य। ठीक है। भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। ये बहुत बार पूछा गया है कि भूकंप के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, तो अपन बता देंगे कालीबंगा में। ठीक है। तो हो गया सारी चीजें। अब आते हैं अपन, अलंकृत ईंटें हो गई, भूकंप के साक्ष्य हो गए। ठीक है। नलकूप के बारे में बता दिया अपन ने, सारी व्यवस्थाएं बता दी। और
किसड की हो गई, बांस की नालियां हो गई, गोलाकार वो सारी चीजें हो गई। अच्छा, और यहाँ से शतरंज जो है चौसर के साक्ष्य मिल गए, चौसर के साक्ष्य मिल गए एक। अच्छा, सबसे बड़ी मेनली बात यह है कि यहाँ से युगम समाधियां मिली हैं, मतलब दो शवों को एक साथ दफनाने के अवशेष भी यहीं से मिले हैं। और यहाँ के लोग तीन तरह की प्रणालियां अपना रखी थी समाधान के लिए, जैसे पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और अंत्येष्टि। ये इस प्रकार की तीन प्रकार की व्यवस्थाएं भी अपना रखी थी। ठीक है, तो ये भी अपन बता देते हैं एक बार यहाँ पे। युगल समाधियां एक तो कालीबंगा से, एक तो युगल समाधियां मिली हैं, और समाधान के लिए तीन समाधान, तीन तरह के समाधान है ना, तीन समाधान प्रणालियां मिली हैं, जिसमें एक तो पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, समाधिकरण और तीसरा अंत्येष्टि। ये तीन प्रकार की समाधान प्रणालियां मिल गई और युगल समाधियां मिल गई। इसके अलावा कालीबंगा के लोग जैसे कुत्ते, हाथी, भेड़िया इत्यादि को पालने के कई साक्ष्य भी मिलते हैं। वहां पे मूर्तियां मिली हैं ऐसी, कुत्ते की मूर्ति मिली है, भेड़िए की मूर्ति मिली है, हाथी की मूर्ति मिली है। तो अपन कह सकते हैं कि ये सारे वहां के लिए पालतू जानवर थे। ठीक है, आ भी जाए क्वेश्चन कि कुत्ते के साक्ष्य मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, या कुत्ते के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, या भेड़िए के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, या कालीबंगा से हाथी के साक्ष्य मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, ऐसे। तो मैं बता दूं आपको, जैसे कुत्ते, भेड़िए व हाथी, ये तीनों की मूर्तियां मिली हैं, इन तीनों की मूर्तियां मिली हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सी मूर्ति कालीबंगा में नहीं मिलती है, तो अपने को याद रहना चाहिए हाथी, भेड़िया, कुत्ता, इसकी मूर्तियां मिलती हैं। ठीक है, ये अपने को याद रहना चाहिए। ये इसकी हो गई थी मुख्य मुख्य विशेषताएं। इसके बाद अपन देखते हैं इसका पतन कैसे हुआ। ये भी अपने बात दिमाग में बात रहनी चाहिए कि इसका पतन कैसे हुआ। तो कोई भी सभ्यता का पतन होने के कारण अलग अलग रह सकते हैं, जैसे किसी का बाढ़ के कारण हो जाता है, किसी का सूखे के कारण हो जाता है, किसी पे कोई विदेशी आक्रमणकारी हो उसकी वजह से हो जाता है, या फिर कोई महामारी फैल जाए उसकी वजह से हो जाता है। तो लेकिन यहाँ से जो अवशेष मिले हैं, कालीबंगा से जो अवशेष मिले हैं, तो उससे अंदाजा लगाया गया है कि यहाँ पे सूखा पड़ा था, या फिर मरुस्थल के क्षेत्र में वृद्धि हो गई थी। मरुस्थल में वृद्धि हो गई थी, ये इसके पतन के कारण माने गए हैं। अच्छा, एक कालीबंगा की एक खासियत और है कि जिस तरह से बसी हुई थी, इसकी बनावट थी, इसका व्यापार वाणिज्य हो रहा था, यहाँ की जो भी चीजें मिली हैं उसके विकास को देखते हुए यह अंदाजा लगाया गया है कि हड़प्पा की या सिंधु घाटी सभ्यता की दो राजधानियां पहले बताई गई है, एक तो मोहनजोदड़ो, एक हड़प्पा। तो इसको तीसरी राजधानी माना गया है। ठीक है, तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पा की तीसरी राजधानी कौन सी है। ठीक है, तो कालीबंगा को हड़प्पा की हड़प्पा हड़प्पा या सिंधु घाटी दोनों ही लिख देता हूँ, कैसे भी आ जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। पहली दो कौन सी हो गई, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तीसरी राजधानी कहा जाता है। कहा गया है। इसमें अपने क्या क्या बातें की, जैसे सबसे पहले अपन ने बताया कि उसकी खोज किसने की, जैसे तो 1951-52 में अमलानंद घोष ने की थी। ठीक है,
कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। किस जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में है। हनुमानगढ़ के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। ठीक है। अच्छा, और उत्खननकर्ता कौन कौन है? जैसे बीबी लाल हो गए, बीके थापर हो गए, एमडी खरे हो गए, श्रीवास्तव जी हो गए। कब से कब तक हुआ है? 1961 से 1969 तक हुआ है। ठीक है। 5 स्तर पर इसकी उत्खनन कार्य हुए हैं, जिसमें से पहले प्रारंभ के पहला दूसरा है वो प्राक हड़प्पा कालीन है, तीसरा चौथा पांचवा वो है हड़प्पा कालीन है। ठीक है। यहाँ से अच्छा, यहाँ से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और हड़प्पा के बाद की स्थिति तीनों के साक्ष्य मिलते हैं। 5 स्तर पर इसकी खुदाई हुई है। इसके अपन ने चर्चा की। जुते हुए खेत मिले हैं, जिसमें 2 तरह की, ये जुते हुए खेत, इसके जो सुरक्षा प्राचीर थी, इसकी जो सुरक्षा प्राचीर कहाँ कहाँ पे थी? जैसे पहले तो दुर्ग के बाहर भी थी और नगर के बाहर भी थी, और उसके बाहर भी एक सुरक्षा प्राचीर भी थी। तो उसके बाहर ही इसके साक्ष्य मिले हैं जुते हुए खेत के। तो वो मिले हैं दक्षिण पूर्व में। ठीक है। दक्षिण पूर्व में कई बार पूछा भी जा सकता है कि कौन सी दिशा में मिले हैं जुते हुए के साक्ष्य, तो अपन दक्षिण पूर्व में बता देंगे। ठीक है। ये मिले। 2 प्रकार की ग्रिड प्रणाली पे फसलें बता दी, फसलों के नाम बता दिए, जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, कपास हो गया। ठीक है। और बांस की नालियों के बारे में बता दिया, एक स्पेशल क्वालिटी थी। घर कच्ची ईंटों के बने होते थे, तो इसको दीनहीन बस्ती कहा जाता था। ठीक है। एक बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद हैं, तो उससे अपन वहां के सर्जरी का अंदाजा लगा सकते हैं। और मनोरंजन के लिए शतरंज और चौसर के साक्ष्य भी मिल गए। ठीक है। और अलंकृत ईंटें मिल गई फर्श में डालने के लिए, ये इसकी एक और स्पेशल क्वालिटी है। उसके अलावा तांबे का बैल मिल गया है, मिट्टी का बैल मिल गया है। ये इसकी मुख्य विशेषताएं थी। ठीक है। और मर्दबांड मिले हैं। ठीक है। मर्दबांड मिले हैं, जो मर्दबांड बने, तो जैसे उसमें खाना पकाने के लिए या खाना खाने के लिए वो काम में लिए जाते थे, या पानी रखने के लिए काम में लिए जाते थे। ठीक है। ये इसके मर्दबांड हो गए। ठीक है। मोहरें बता दी। ठीक है। जहाँ से बेलनाकार मोहरें मिली हैं, और मेसोपोटामिया की मुहरें मिली हैं। ठीक है। तो इससे विदेशी व्यापार का अंदाजा भी लगा सकते हैं। और तंदूर के साक्ष्य मिले, ये भी एक क्वालिटी है इसकी, तंदूर के साक्ष्य मिले। ठीक है। तंदूर के साक्ष्य भी मिले हैं यहाँ से। और घरों में मतलब इस तरह के चूल्हे मिले हैं जिसमें से आग जलाने की अलग व्यवस्था है, और उसका धुआं निकालने के लिए एक अलग से पाइप लगा हुआ है। ऐसे साक्ष्य मिल गए। ठीक है। घरों के बाहर बरामदे मिल गए, मुख्य दरवाजे, घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुल के घरों में खुलते हैं। ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब ये सारी चीजें सब मिल गई। उसके बाद सरकार द्वारा हनुमानगढ़ में एक संग्रहालय स्थापित किया गया है, तो वो भी पूछा जा सकता है कि उसकी स्थापना कब हुई। तो एक काली हनुमानगढ़ में या फिर कालीबंगा में, वहीं पे ही अवस्थित है ना, कालीबंगा में एक संग्रहालय, संग्रहालय जो 1985-86 में स्थापित किया गया। तो जितने भी अवशेष मिले हैं वो ये हैं। उसी स्थल को ही संग्रहालय घोषित कर दिया है, या फिर उससे जुड़ी हुई और चीजें हैं उनको एक म्यूजियम या संग्रहालय में रख लिया गया है। ठीक है। तो ये अपनी मोटी मोटी हो गई कालीबंगा। ठीक है। अच्छा, अब ये है कालीबंगा के पास ही दूसरे स्थल भी मिला है, जैसे रंग महल है। रंग महल भी उसके पास ही अवस्थित है। ठीक है। अ, रंग महल के बारे में भी थोड़ी सी इसके यहीं के साथ ही चर्चा कर लेते हैं। जैसे मतलब क्योंकि ये भी वहीं हनुमानगढ़ में ही है, तो दोनों ही और सेम ही घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है, तो दोनों चीजें पास के पास ही, तो आप लोगों के लिए याद रखने के लिए भी सहायक हो जाएंगी। जैसे अ, रंग महल, रंग महल ये भी कहाँ है? हनुमानगढ़ जिले में है। हनुमानगढ़। अच्छा, और घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है घग्गर नदी। घग्गर नदी को सरस्वती नदी भी कहते हैं और दृश्यवती नदी भी कहते हैं, या फिर दृश्यवती नदी भी कहते हैं। रंग महल हनुमानगढ़ जिले में और घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। इस स्थल की खोज खोज 1951-52 में एक स्वीडिश दल आया था यहाँ पे, उसने की थी।
ठीक है। लुंड यूनिवर्सिटी है स्वीडन में, एक लुंड यूनिवर्सिटी है, उसका एक दल आया जिसमें हनारिड, होलगर, होलगर अर्बमैन और के एरिस्कन, एरिस्कन, ये 3 व्यक्तियों का दल था। ठीक है। हनारिड, होलगर, होलगर अर्बमन और के एरिस्कन। ये कौन सा था? लुंड यूनिवर्सिटी, लुंड विश्वविद्यालय। विद्यालय का एक दल था। ठीक है। तो कहाँ पे? स्वीडन में। ठीक है, स्वीडन। वहां की यूनिवर्सिटी का एक दल यहाँ पे आया जिसने रंग महल की उत्खनन कार्य किया। ठीक है, उत्खनन कार्य, खोज नहीं, सॉरी, उत्खनन कार्य किया है, खोज नहीं की इसने, उत्खनन कार्य इनके नेतृत्व में किया गया। किसके नेतृत्व में? हनारिड, होलगर अर्बमैन और के एरिक्सन के। ठीक है। यहां से इसकी भी अलग अलग क्वालिटी रही होंगी, है ना, जैसे रही है, जैसे यहाँ से गुलाबी मर्दबांड मिले, एक तो गुलाबी मर्दबांड, ये इसकी खासियत है। ये अपन बता देंगे कि यहाँ से गुलाबी मर्दबांड मिले। दूसरा, यहाँ से कुषाणकालीन तांबे की मुद्राएं मिली हैं, कुषाणकालीन तांबे की मुद्राएं लगभग 105 तांबे की मुद्राएं, 105 है लगभग, है ना। इसके अलावा पंचमार्क सिक्के भी मिले हैं, पंचमार्क सिक्के, वो भी कुषाणकालीन ही है, जिसमें कनिष्क प्रथम और तृतीय के, कनिष्क फर्स्ट और थर्ड के इसके सिक्के भी मिले। इसके अलावा एक और सबसे अच्छी इसकी क्वालिटी खासियत ये है कि यहाँ से कृष्ण लीला के प्राचीन साक्ष्य मिले, कृष्ण लीला के साक्ष्य मिले। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, तो अपन ये बता सकते हैं कृष्ण लीला के प्राचीन साक्ष्य रंग महल से मिले हैं। ठीक है। और कुषाणकालीन तांबे की मुद्राएं मिल गई, पंचमार्क सिक्के मिल गए, कृष्ण लीलाएं मिल गई। ठीक है, ये यहाँ की ऐसे खासियत है। ठीक है। इसके अलावा शिव की मूर्ति भी मिली है, शिव की एक मूर्ति मिली है, इसको अजैक पाद कहते हैं, अजैक पाद कहते हैं। ठीक है। शिव पार्वती की एक संयुक्त मूर्ति भी मिली है। ऐसे ऐसे ये भी एक रंग महल की भी एक खासियत है, अपन बता देंगे कि रंग महल हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। इसका उत्खनन कार्य हन्नारिड और हन्नारिड ने किया, के एरिस्कन, होलगर अर्बमैन, इन दोनों लोगों ने किया था। और यहाँ से कुषाणकालीन तांबे की मुद्राएं मिली हैं और पंचमार्क सिक्के मिले हैं, कनिष्क प्रथम के, तृतीय के, और कृष्ण लीला के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ऐसा, और शिव की मूर्ति मिली है। ठीक है? ये कुछ रंग महल से जुड़े हुए साक्ष्य थे। आज हम ये 2 सभ्यताएं पढ़ेंगे, उसके बाद कल के अपनी क्लास में आहड़, आहड़ व उसके आसपास अवस्थित सभ्यताओं के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।